विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपन कुमार शर्मा आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक या वो पेपर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बात कर रहे हैं हम लोग सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर प्रैक्टिस ओनली हायर सेकेंडरी एग्जाम 2024 सब्जेक्ट केमिस्ट्री हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन। विद्यार्थियों, जो पेपर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये पेपर एमपी बोर्ड यानी MPBSE की जो साइड है, ऑफिशियल साइड है, यानी माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की जो ऑफिशियल साइड है उस साइट्स पे पेपर प्रोवाइड किया गया है माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड भोपाल के द्वारा। 2025 में जो विद्यार्थी कक्षा 12वीं में अध्ययनरत थे उन लोगों के लिए ये जारी किया गया है। इस पेपर का सॉल्यूशन हम देखेंगे ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि आपका पेपर किस प्रकार से बन सकता है, किस प्रकार से आ सकता है, एक आइडिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये का ही पेपर आपका एग्जाम में आएगा, पर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका पेपर कैसा आ सकता है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन सी यूनिट कितने नंबर की हो सकती है। विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 है। लगभग टाइम हम जानते हैं परीक्षा का 3 आवर्स का 3 घंटे का टाइम होता है और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 70 मार्क्स का पेपर है। निर्देश ये दिए हुए हैं जो आपके एग्जाम में रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आर द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, टोटल 28 मार्क्स, यानी टोटल 28 नंबर के आपके मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 से 12 तक 2 नंबर के प्रश्न रहेंगे जिनकी शब्द सीमा 30 या उससे ज्यादा। प्रश्न क्रमांक 13 से 16 तक 3 मार्क्स का 3 नंबर का एक प्रश्न रहेगा जिनकी शब्द सीमा 75 या उससे मोर देन होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 17 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का रहेगा, शब्द सीमा 120 तक रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 से लगाकर 20 तक के प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए। आंतरिक विकल्प का मतलब है कि ईच क्वेश्चन यानी प्रत्येक प्रश्न के ओर में एक और क्वेश्चन दिया गया है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो के सॉल्यूशन, इस पेपर के सॉल्यूशन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। उससे पहले हमेशा की तरफ वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करिएगा। आपके क्लासमेट तक, आपके साथियों तक, आपके दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमें बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। आपका कोई भी डाउट है तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है 77250 यानी 77 250 44 325 44325 नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट है केमिस्ट्री से रिलेटेड, कक्षा 12वीं, कक्षा 11वीं, ग्रेजुएशन से रिलेटेड, तो आप अपना क्वेश्चन वहां ड्रॉप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और साथियों, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए क्योंकि आपका अपना चैनल है, मेरा नहीं, आपका चैनल है। तो साथियों, विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की, पेपर के सॉल्यूशन की तरफ। थोड़ा सा मैंने इस पूरे क्वेश्चन पेपर को टाइप कर लिया है और उन क्वेश्चंस को टाइप करके उनके सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं कि प्रत्येक प्रश्न जो है उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से डिजाइन किया गया है वो आप देख सकते हैं। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि पहला प्रश्न क्या है और उस प्रश्न के उत्तर की तरफ हम लोग चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सही विकल्प चुनिए, यानी चूज द राइट द करेक्ट ऑप्शन। 6 नंबर 6 यहां दिए हुए हैं, टोटल चूज द करेक्ट। अब पहला प्रश्न यहां दिया हुआ, उस पहले प्रश्न को हम समझ लेते हैं। तो विद्यार्थियों, पहला प्रश्न जो दिया हुआ वो क्या है कि हेनरी का सूत्र लिखिए, हेनरी के नियम का सूत्र लिखिए, फॉर्मूला ऑफ द हेनरी लॉज। अब हेनरी लॉ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। देखो, मैं पूरा पेपर का जो सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं 20 प्रश्नों का, थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा, मैं विस्तृत में जाऊंगा, तो लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। लगभग मैं मान के चल रहा हूं कि 1 घंटा या उससे ऊपर का ये वीडियो लेक्चर हो सकता है। तो पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। तो हेनरी का जो फार्मूला ऑफ हेनरी लॉ क्या कहता है, यहां पर मैंने उसका हेनरी लॉ भी बता रखा है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैसियस सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन एट द कांस्टेंट प्रेशर, यानी स्थिर तापमान पर किसी गैस का आंशिक दाब विलयन में गैसीय विलय के मोल अंश के सीधे समानुपातिक होता है, यानी P प्रोपोर्शनली क्या हो जाता है, x हो जाता है। और आप आगे लिखना चाहो तो P इक्वल टू KHX, ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। P क्या है, यहां पर द्रव के ऊपर गैस का आंशिक दबाव, ठीक है, इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबाउट द लिक्विड। x क्या है, द्रव में घुली हुई गैस के मोल प्रभाज, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिसॉल्व इन द लिक्विड।
के एच क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट है, क्या हेनरी लॉ कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पर के एच क्या हो जाएगा, हेनरी का नियम स्थिरांक है, जो गैस की प्रकृति, विलायक और तापमान पर डिपेंड करता है। अब इन सबको देखने के बाद आप इसके सॉल्यूशन पर पहुंच गए होंगे कि इसका आंसर एग्जैक्ट क्या है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो यहां पर जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो P इक्वल टू के एच इंटू एक्स। तो पी एच इक्वल टू के एच इंटू एक्स, कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर सी है। ध्यान रखना यहां पर इंटू लगा हुआ है, करेक्ट करना है इसको, तो P इक्वल टू के एच इंटू एक्स हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, तो P इक्वल टू के एच इंटू एक्स हो जाएगा। ये आपका हेनरी लॉ को डिनोटेट करता है, यहां पर देख लीजिए, आ गया होगा समझना आपको। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न है, देखो दूसरा मल्टीपल चॉइस पूछा गया। देखो दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है कि मर्क्यूरिक सेल का उपयोग निम्न में से किस युक्ति में प्रयुक्त होता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस मर्क्यूरिक सेल इज यूज्ड। तो देखो यहां पर दिया हुआ है ऑडिटरी डिवाइस यानी श्रवण यंत्र, वॉल क्लॉक दीवार घड़ी, कॉल बेल यानी कॉल बेल, अलार्म घड़ी, इनमें से किसमें होता है। तो देखो विद्यार्थियों, आप लोग अच्छे से जानते हो कि जो मर्क्यूरिक सेल होता है, मर्क्यूरिक सेल आपने देखा होगा छोटा जो सेल होता है, वो दीवार घड़ी में उपयोग किया जाता है। नोट मैंने नोट भी कर रखा है यहाँ पे आप लोगों के लिए, इसका आंसर दे रखा। मर्क्यूरिक सेल आर द स्मॉल लॉन्ग लास्टिंग बैटरीज दैट वेर commonly used in the device requiring of steady voltage over a long time such as a wall clock। ठीक है, हिंदी में दिया हुआ मर्क्यूरिक सेल छोटे लंबे समय तक चलने वाली बैटरियां होती है, जिनका इस्तेमाल आमतौर पर लंबे समय तक स्थिर वोल्टेज की जरूरत वाले उपकरणों में किया जाता है, जैसे कि दीवार घड़ी। ठीक है, आगे दिया हुआ however they are used significantly due to the environmental concerns associated with the mercury toxicity। हालांकि पर्यावरण पर इसके विषाक्त प्रभाव के कारण इसका उपयोग अब सीमित हो गया है। तो देखो ये जो पहला क्वेश्चन था कहां से लिया गया था, आप अच्छे से जानते हो। पहला प्रश्न जो लिया गया है था वो यूनिट नंबर 1 सॉल्यूशन से लिया गया। दूसरा प्रश्न इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ने विद्युत रसायन से लिया गया। अब तीसरा प्रश्न आपको स्क्रीन पर आ गया है। तीसरा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनमें होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बिकॉज द प्रोसेस ऑफ। अब आप लोग अच्छे से जानते हो कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं यानी कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें 3 प्रकार की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, 3 प्रकार के चुंबकीय गुण होते हैं। कौन कौन से, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। हिंदी में बता देता हूं मैं, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय। जनरली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें होती हैं। तो यहां पर ये कह रहा अनुचुंबकीय, देखो अनुचुंबकीय का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अणु से अयुग्मित। देखो ये लिखा हो अणु, अणु से अयुग्मित, पकड़ लेना। पैरामैग्नेटिक मतलब जिसके अंदर क्या हो, ध्यान रखना, अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर दिख रहा है क्या कहीं पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट। तो देखो यहां पर दिया हुआ है अर्धपूरित कक्षक, ये दिया हुआ, सी ऑल ऑप्शन हो जाएगा, अर्धपूरित कक्षक। तो अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर किसके कारण होगा, हाफ फिल्टेड ऑर्बिटल यानी अर्धपूरित कक्षक के कारण होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, अर्धपूरित कक्षक बोल सकते हैं। चलते हैं, चौथा प्रश्न क्या दिया हुआ है। चौथा प्रश्न दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप में, केंद्रीय धातु आयन यानी कि धातु परमाणु से जुड़े लिगेंड की संख्या क्या कहलाती है। नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड विद द सेंट्रल मेटल आयन और एटम इज कॉल्ड। तो ध्यान रखना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि उप सहसंयोजक अंक कहते हैं। कैसे, देखो एक एग्जांपल देता हूं मैं। हमने लिखा K4Fe6, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया। तो यहां पर ये जो दिखाई दे रहा है ना नंबर 6, ये क्या है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि उप सहसंयोजक संख्या कहते हैं ना। तो कितने लिगेंड इस सेंट्रल मेटल आयन से अटैच, तो या तो 6 लिगेंड इससे अटैच है, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि उप सहसंयोजक संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई, यानी कि 6 हो जाती है। क्लियर, आप लोगों को या तो क्लियर हो गया होगा। आगे चल रहे हैं हम, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगला ऑब्जेक्टिव टाइप में 5 नंबर का क्या दिया, प्राथमिक एमीन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी एमीन। तो विद्यार्थी प्राइमरी एमीन जो होते हैं वो अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं। प्राइमरी एमीन का मतलब जो अमोनिया से बनते हैं। अब अमोनिया में कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो ध्यान रखना अमोनिया में पिरामिडीय स्ट्रक्चर होता है। कौन सा होता है, पिरामिडीय। देखो अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है, बिल्कुल। अब आपने क्या किया, इस NH3 में से इसमें आपने R ग्रुप को जोड़ दिया। ध्यान रखना R ग्रुप को जोड़ दिया, या थोड़ा सा मैं बोल दूं कि मैंने इसमें CH3 ग्रुप को जोड़ दिया, बिल्कुल साहब। तो मैंने इसमें एक CH3 जोड़ा, तो यहां से हाइड्रोजन मैं माइनस कर देता हूं, तो एक हाइड्रोजन चला गया, तो क्या बचा, NH2 बच गया।
तो CH3NH2। अब CH3NH2 जो है ना, उसका स्ट्रक्चर किसके जैसा होता है? अमोनिया। तो ध्यान रखना, अमोनिया का स्ट्रक्चर पिरामिडीय होता है, तो इस एमीन का स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा? पिरामिडी स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा आपको? तो यहाँ पे पिरामिडी स्ट्रक्चर हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ? अगला प्रश्न दिया हुआ छठा प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस में आखिरी प्रश्न है, ज्यूटर आयन उभयधर्मी प्रकृति के कारण क्या होता है? एम्फोटेरिक नेचर ऑफ द ज्यूटर आयन। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि ज्यूटर आयन क्या है। ये प्रश्न जो है, ये क्वेश्चन है, ये आपकी बायोमोलिक्यूल्स यानी कि 10वीं यूनिट से लिया गया, 10th यूनिट से। ज्यूटर आयन बताता हूं मैं। ज्यूटर आयन क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा एक एग्जाम्पल CH2, इधर लिखा मैंने COOH और यहाँ पर लिखा मैंने NH2। ये आपका कौन सा कंपाउंड है? पहचानने की कोशिश करो विद्यार्थियों। ये आपका कंपाउंड है अमीनो एसिड। क्या है? अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल। ये आपका एमीन ग्रुप है और ये एसिड ग्रुप है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड। अब विद्यार्थियों होता क्या है यहाँ पर? यहां से एक हाइड्रोजन यहां से एक हाइड्रोजन माइनस होता है। क्यों? अरे भैया, एसिड जो होते हैं, अम्ल जो होते हैं, वो H पॉजिटिव डोनेट करते हैं और बेस जो होते हैं वो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये जो ग्रुप होता है, ये आपका एसिड वाला ग्रुप होता है, ध्यान रखना। और ये वाला ग्रुप क्या होता है? आपका बेस वाला ग्रुप होता है। हिंदी में बता दूं मैं, इसको अम्ल कहते हैं और हिंदी में इसको आप लोग अच्छे से जानते हो, क्षार कहते हैं। तो H एक उठकर किसके पास आ जाएगा? NH2 के पास आ जाएगा। तो जब हम यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ पर आपका आ जाएगा NH2 की जगह NH3। इस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर आप क्या लिखोगे? CH2 और यहाँ पर आप क्या आ गया? COO नेगेटिव आयन आ गया। तो ध्यान रखना, ज्यूटर आयन की उभयधर्मी प्रकृति किसके कारण होती है? तो यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आयन की उपस्थिति के कारण होती है। क्लियर है? तो आप क्या बोलोगे? एक अम्लीय और एक क्षारीय समूह की उपस्थिति के कारण, वन एसिडिक एंड वन बेसिक ग्रुप। तो क्या ऐसा ऑप्शन कहीं पे दिया है क्या? ये देखो, डी वाला ऑप्शन दिया, एक अम्लीय व एक क्षारीय समूह की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। कौन सा? एक अम्लीय व एक क्षारीय समूह की उपस्थिति है, प्रेजेंस ऑफ द वन एसिडिक एंड वन बेसिक ग्रुप। ये आंसर इसका हो जाएगा। तो जो ज्यूटर आयन होते हैं उनका नेचर क्या होता है? तो उनका नेचर एम्फोटेरिक यानी उभयधर्मी होता है। किसके कारण? एक एसिडिक और एक बेसिक के कारण। तो अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 आ गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिलिंग द ब्लैंक्स के बारे में क्वेश्चन है। अब विद्यार्थियों, फिलिंग द ब्लैंक्स के बारे में बात हो रही है। फिलिंग द ब्लैंक्स में पहला बात करते, सोडा वाटर में विलय प्रावस्था क्या है? सोल्यूट फेज इन द सोडा वाटर। तो क्या होगा? देखो, सोल्यूट क्या है उसमें, ध्यान रखना। सोडा वाटर में क्या होता है? सोडा वाटर में दो चीजें होती है। क्या होती है? एक तो पानी होता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ध्यान रखना, क्या होता है? एक वाटर होता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो वाटर तो क्या है? सॉल्वेंट है। हम क्या वाटर को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी विश्व व्यापक विलायक। दुनिया में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? पानी, वाटर, इसलिए उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। तो यहां पर सोल्यूट फेज इन द सोडा वाटर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर आ जाएगा CO2। क्या आ जाएगा? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। चलो सेकंड क्वेश्चन एक और दिया हुआ है, एनोड पर अभिक्रिया होती है, रिएक्शन ऑकर एट एनोड। तो आप अच्छे से जानते हो कि जब कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है ना, तो द एनोड इज द इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। विद्युत रासायनिक सेल में एनोड व इलेक्ट्रोड होते हैं जहां पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा हिंदी में ऑक्सीकरण, ठीक है, और यहां इंग्लिश में लिखना पड़ेगा आपको ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया होगा आपको? अगला प्रश्न तीसरा, विटामिन B12 में केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम ऑफ विटामिन B12 इज। तो याद रखना विद्यार्थियों, विटामिन B12 का एक मात्र होता है कोबाल्ट। क्या होता है? CO, कोबाल्ट याद रखना। C बड़ा O छोटा लिखना, फिर कह रहा हूं C बड़ा O छोटा, या फिर आप पूरा इसको स्पेलिंग लिख देना इसकी कोबाल्ट, ध्यान रखना। और हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में उसका नाम लिख देना कोबाल्ट। क्लियर? यहां लिखा हुआ मैंने इसका नोट दे रखा, ये नोट देखो, विटामिन B12 ऑल्सो नोन एज ए कोबाल अमीन, इट इज अ वाटर सोल्यूबल। ध्यान रखना, विटामिन B12 जिसे कोबाल अमीन कहते हैं और एक जल में घुलनशील विटामिन है। आपसे पूछ ले विटामिन B12 क्या जल में घुलता है? तो बिल्कुल, विटामिन B12 वाटर सोल्यूबल होता है। चलिए अगला प्रश्न नेक्स्ट, रजत दर्पण परीक्षण कौन दर्शाते हैं? शो सिल्वर मिरर टेस्ट। तो ध्यान रखना, द सिल्वर मिरर टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। तो आप यहां पर क्या लिखोगे? सर यहां पर हम लिखेंगे एल्डिहाइड। क्या लिखेंगे? ALDEHYDE। क्या आ जाएगा? एल्डिहाइड शो सिल्वर मिरर टेस्ट। और यहां पर भी आप क्या लिख दोगे?
एल्डिहाइड लिख दोगे। आ गया समझ में आपको? तो एल्डिहाइड आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो एल्डिहाइड क्या शो करता है? सिल्वर मिरर टेस्ट यानी रजत दर्पण परीक्षण शो करते हैं। The silver mirror test is used to the identification of aldehyde. It involves the use of Tollens reagent. याद रखना, फिर कह रहा हूं मैं, Tollens reagent which contain diamine silver first ion। ये फॉर्मूला है इसका, Tollens reagent का। सिल्वर मिरर टेस्ट का उपयोग यानी रजत दर्पण परीक्षण का उपयोग एल्डिहाइड की पहचान करने के लिए किया जाता है। इसमें टॉलेंस अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है। इसे डायअमाइन सिल्वर फर्स्ट आयन कहते हैं। और ये रिएक्शन आपको यहां पर दिखाई दे रही है। क्या रिएक्शन है? उस रिएक्शन को भी मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर लिखा हुआ एल्डिहाइड, और इस एल्डिहाइड का रिएक्शन हुआ किसके साथ? टॉलेंस रिएजेंट के साथ। ठीक है, तो आप यहां देखोगे कि ये जो एल्डिहाइड ग्रुप था, ये एल्डिहाइड ग्रुप एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। और ये 2Ag जो आता है ना, ये सिल्वर मिरर टेस्ट दिखाता है, रजत दर्पण परीक्षण दिखाता है। तो एल्डिहाइड क्या शो करते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट। एक बात याद रखना, कीटोन सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं दिखाते, कीटोन रजत दर्पण परीक्षण नहीं दिखाते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक एमीन द्वितीयक एमीन की तुलना में क्या होते हैं? प्राइमरी एमीन आर द बेसिक देन द सेकेंडरी एमीन। तो यहां दिया हुआ है द बेसिसिटी ऑफ एमीन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ द नाइट्रोजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द प्रोटोनेशन। अमीनो अम्ल की मूलतः नाइट्रोजन के प्रोटॉन के लिए इलेक्ट्रॉन के एकांकी युग्म उपलब्धता से प्रभावित होते हैं। यदि आपसे कोई पूछ ले इस प्रश्न को, इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं, पहले उससे थोड़ा सा डिटेल बता दूं। यदि कोई पूछ ले कि एमीन जो होते हैं बेसिक नेचर क्यों दिखाते हैं, यानी एमीन क्षारी क्यों होते हैं, तो उसमें आता है लोन पेयर के कारण। तो प्राथमिक एमीन द्वितीयक एमीन की तुलना में अधिक क्षारी होते हैं। मोर आ जाएगा यहाँ पर, ध्यान रखना, यहाँ पर आप लिखोगे अधिक और यहाँ लिखोगे मोर। चलें अगले प्रश्न की तरफ आ रहा हूं मैं। यदि शर्करा के प्रक्रियात्मक समूह CH हो तो यह शर्करा क्या है? इफ अ शुगर कंटेन फंक्शनल ग्रुप CHO देन द शुगर इज। तो ध्यान रखना, ऐसा कोई ऑप्शन आता है ना, तो आपको यहां लिखना है कि ये रिड्यूसिंग शुगर है। कौन सी शुगर है? रिड्यूसिंग शुगर है, RUDSING, रिड्यूसिंग शुगर। शुगर इज रिड्यूसिंग, यानी ये क्या है? एक अपचायक। क्या है? यहां पर लिखना अपचायक शर्करा है। कौन सी शर्करा है? अपचायक शर्करा है। क्लियर हो गया आपको? तो यहां पर क्या करें, शर्करा के अंदर यदि एल्डिहाइड समूह है तो वो क्या कहलाएगी? अपचायक। और इसी प्रश्न को घुमा के पूछ लें, यदि शुगर के अंदर CO ग्रुप है, शुगर के अंदर CO ग्रुप है तो वो क्या है? तो इसके आगे आप लिख देना नॉन रिड्यूसिंग शुगर, यानी कि अनअपचायक शर्करा है। आ गया समझ में आपको? चलो आगे चलते हैं इसमें। अब आता है ट्रू एंड फॉल्स, राइट, ट्रू एंड फॉल्स, ये भी 6 दिए हुए, सत्य और असत्य। इसको तो आप पहचान सकते। पहला प्रश्न देखो, विलयन 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। सॉल्यूशन इज द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 and more than 2 कंपोनेंट्स। तो एक करेक्ट स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट ट्रू। सेकंड दिया हुआ प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता होता है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस, बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट दिया हुआ C2H5OH मोनोहाइड्रिक अल्कोहल नहीं है, गलत है। ये C2H5OH तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, C2H5OH नॉट अ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, नहीं भैया फॉल्स है। जहां पर आपको एक OH ग्रुप दिखाई दे ना, उसको आप क्या बोलोगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मतलब मोनो का मतलब एक, हाइड्रिक का मतलब OH। नेक्स्ट दिया हुआ सोडियम बेंजोएट का उपयोग खाद्य परिरक्षण में होता है। बिल्कुल, सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड फॉर द फूड प्रिजर्वेटिव। हम लोग जानते हैं कि टोमेटो सॉस बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना, टोमेटो सॉस और अचार पिकल्स जो बनाते हैं उनमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? विनेगर और सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखना, इनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट फिफ्थ, माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज के जल अपघटन में उत्प्रेरित नहीं करता है। फॉल्स भैया, उत्प्रेरित करता है। माल्टोज एंजाइम डज नॉट कैटलाइज देन द हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज टू ग्लूकोज। अरे भैया, माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तन करने के लिए माल्टेज एंजाइम जरूरत होती है। फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, हार्मोन रक्त की धारा से शरीर में प्रवाहित होकर उपापचय क्रियाओं का नियमन करते हैं। हार्मोन्स रेगुलेट द मेटाबॉलिक प्रोसेस इन द बॉडी थ्रू द फ्लो ऑफ ब्लड। ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो आपको समझ में आएगा ट्रू और फॉल्स? क्लियर? तो ट्रू और फॉल्स हो गया हमारे। अब आता है यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन, सही जोड़ी बनाइए। मैच द पेयर। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है मैच द पेयर। बिल्कुल, इस मैच द पेयर को हम लोग समझ लेते हैं। मैच द पेयर में हम समझ लेते हैं क्या क्या है। आप लोग जमा बनाने की कोशिश करो। देखो, प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल इररिवर्सिबल, प्राइमरी सेल क्या है? इररिवर्सिबल, प्राइमरी सेल इररिवर्सिबल। ठीक, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, एजोवेंजिन। एजोवेंजिन क्या है? डाई है। एजोवेंजिन क्या है? डाई है। याद रखना, एजोवेंजिन क्या है? डाई है।
अगला, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में एस्टरीकरण होता है, एस्टरीफिकेशन होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में एस्टरीफिकेशन होता है। अब दो चीजें और बती, क्या बती? पॉलीहेलोएल्केन क्या कहलाते हैं? फ्रेऑन। पॉलीहेलोएल्केन फ्रेऑन कहलाते हैं। उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? एनर्जी बैरियर। एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी बैरियर। नोट कर लो आप चाहे तो, नोट कर लीजिए इन सबको, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग तुरंत। फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। राइट आंसर इन वन वर्ड या वन सेंटेंस। 5 आए, एक नंबर का। कैडमियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को लिखिए। राइट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कैडमियम। देखो बहुत अच्छा सा प्रश्न पूछा, कैडमियम में अनपेड इलेक्ट्रॉन का है, तो कैडमियम का आता है, ये भी बड़ा प्रश्न है। तो जब हम कहते हैं कि डी ब्लॉक जो सीरीज होती है ना, उसमें हम क्या बोलते हैं? कितनी सीरीज है? तो पहली आती है 3D सीरीज, पढ़ता है लोग। पहली कौन सी सीरीज आपकी? 3D सीरीज। अगली कौन सी सीरीज है? 4D सीरीज। अगली कौन सी? 5D सीरीज। ये सीरीज कहां से स्टार्ट होती है? हम बोलते हैं स्कैंडियम से चालू होती है 21 से, और ये खत्म होती है जिंक 30 पर। ये वाली कहां से चालू होती है? ये इट्रियम से चालू होती है 39 पर, और कैडमियम 48 पे खत्म होती है। ये वाली 5D कहां से चालू होती है? ये लैंथेनम 57 से चालू होती है। फिर उसके बाद लैंथेनम बाद हाफमेनियम आता है 72, और यहां पर आता है, उसका ध्यान रखना, आपका आ जाता है मरकरी। क्या आ जाता है? मरकरी। Hg आ जाता है 80 पे। तो ध्यान रखना, ये जो तीनों हैं, कौन? Zn, Cd और Hg, इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 0 होता है। ध्यान रखना, तो कैडमियम में अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लास्ट में तीनों 0 होते हैं। Cr3 पॉजिटिव का कलर लिखिए। राइट द कलर ऑफ Cr3 पॉजिटिव। ध्यान रखना, ग्रीन कलर होता है। कौन सा कलर होता है? ग्रीन। हरा कलर होता है, ध्यान रख लेना, हरा कलर होता है इसका, हरा कलर होता है, नोट कर लेना, हरा कलर होता है। अगला, कैटेकोल की संरचना लिखिए। बहुत बढ़िया सा प्रश्न। कैटेकोल, कैटेकोल क्या होता है विद्यार्थियों? ध्यान रखना, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ कैटेकोल। तो कैटेकोल का स्ट्रक्चर हो गया। कैटेकोल का स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया? कि यहां पर जो हम रिंग बना रहे हैं ना, इस रिंग में 2 H ग्रुप है, तो 1 2 बोल सकते हैं डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, या 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल बोल दो इसको आप लोग, है ना। तो ये क्या हो जाता है? आपका कैटेकोल हो जाता है। अब अगला, द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से होने वाले उत्पाद का नाम लिखिए। अरे भैया, द्वितीय अल्कोहल से क्या बनता है? कीटोन बनता है, ठीक है। द ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल एंड सेकेंडरी अल्कोहल गिव द एसीटोन। आइसोप्रोपाइल और द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? एसीटोन। ये देखो, ये हमने लिखा सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बन रहा है? ऑक्सीडेशन करेंगे। अरे भैया, एक एच यहां से गया, एक एच यहां से गया, क्लियर है? तो क्या बन गया? कीटोन बन गया। तो सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा कीटोन देता है, प्राइमरी अल्कोहल हमेशा एल्डिहाइड देता है। नोट करके रखना। अगला प्रश्न क्या दिया? ग्लूकोज की ब्रोमीन जल से क्रिया होने पर कौन से यौगिक बनता है? नाम लिखिए। बहुत बड़ा प्रश्न है। तो देखो, ये देखा, राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द ब्रोमीन विथ वाटर एंड ग्लूकोज। अब देखो क्या हुआ, ये ग्लूकोज लिखा। अब आपको क्या करना है? इसका ऑक्सीडेशन कराना। हमें कराना है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराना है। और किसकी प्रेजेंस में करवाना? ब्रोमीन वाटर में। तो एक ऑक्सीजन यहां पर ऐड हो जाएगा, तो यहां बन जाएगा COOH। ये देखो बन गया। इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। तो आपको प्रोडक्ट का नाम यहां लिखना पड़ेगा, ग्लूकोनिक एसिड नाम लिखना पड़ेगा। ध्यान रखना, क्या हो जाएगा? ग्लूकोनिक एसिड। चलिए, ये आपका 28 नंबर वाला मामला खत्म हो गया। अब हम आ जाते हैं डेफिनेशन वाले पोर्शन पे। प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ हम आ गए। प्रश्न क्रमांक 6 आपको दिखाई दे रहा है, विशिष्ट चालकता की परिभाषा एवं इकाई लिखिए। ठीक है, राइट द डेफिनेशन एंड यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। 2 नंबर का प्रश्न है। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इसे चालकता के 1 सेंटीमीटर क्यूब के विपरीत ध्रुवों के बीच चालकता के रूप में परिभाषित किया जाता है। इससे हम कप्पा के द्वारा दर्शाते हैं। It is defined as the conductance between the opposite face of 1 centimeter cube of the conductor. It is denoted by कप्पा। और कप्पा इक्वल टू क्या होता है? 1/ρ होता है। अब द यूनिट हमेशा ध्यान रखना है विद्यार्थियों, यूनिट जरूर लिखना आप लोग। हमेशा मैं कहता हूं इकाई लिखा करो। तो द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, विशेष चालकता की इकाई क्या हो जाएगी? तो कप्पा इक्वल टू 1/ओम सेंटीमीटर। तो इसकी यूनिट याद रखना, विशिष्ट चालकता की जो इकाई होगी वो ओम सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ओम सेंटीमीटर इनवर्स इसकी इकाई हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। चलो आगे चलते हैं। इसके अपोजिट क्या आया था? इसके और में प्रश्न आया था, सेल स्थिरांक की परिभाषा एवं इसकी इकाई लिखिए। राइट द डेफिनेशन ऑफ द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। अब सेल कांस्टेंट क्या होता है? तो सेल कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड L
and the area of cross section A, it is denoted by G equal to L by A. It is unit is centimeter inverse and its SI unit is meter inverse. सेल स्थिरांक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड जो रहेगा I या L लिख सकते हो, इलेक्ट्रोड L के बीच की दूरी और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A का अनुपात है। इसे G द्वारा यानी G इक्वल टू I बाय A द्वारा दर्शाया जाता है। इसकी इकाई सेंटीमीटर इनवर्स और इसकी SI इकाई मीटर इनवर्स होती है। कितना सरल प्रश्न आया था 2 नंबर में। अब अगला 2 नंबर का जो प्रश्न आया वो सातवां जो प्रश्न था वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिभाषित कर लिखिए, परिभाषित करके लिखिए। डिफाइन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब इसके बारे में तो आप अच्छे से जानते हो कि द रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज द स्पीड एट विच अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। अभिक्रिया की दर वह गति है जिस पर एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। आगे क्या लिखा, जिसे प्रति इकाई समय में उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि और प्रति इकाई समय में अभिकारक की सांद्रता में कमी के अनुपात के रूप में परिभाषित करते हैं। डिफाइन एज द प्रोपोर्शनली टू द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम एंड टू द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। इसको क्या बोलेंगे अपन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया का वेग या रासायनिक अभिक्रिया की गति कहते हैं। अब इसके और में क्या प्रश्न आया था, इसके और में प्रश्न आया था अभिक्रिया की आणविकता को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द मोलरिटी ऑफ द रिएक्शन। अब आप लोग मोलरिटी के बारे में जानते हो, किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले नंबर ऑफ रिएक्टेंट। तो मोलरिटी ऑफ द रिएक्शन डिफाइंड द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और एटम और आयन टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। किसी अभिक्रिया के आणविकता को प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या के रूप में परिभाषित करते हैं। इसके कुछ फीचर्स हमने दिया हुआ। मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज ऑलवेज अ इंटीजर। किसी अभिक्रिया की आणविकता हमेशा एक पूर्णांक होती है। इट डजंट चेंज विथ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। यह प्रायोगिक स्थितियों के साथ नहीं बदलती है। द मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन कैन नॉट हैव द फ्रैक्शनल और जीरो वैल्यू। किसी अभिक्रिया की आणविकता का मान आंशिक या शून्य नहीं हो सकता है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द मोलिकुलरिटी इज 1। आणविकता का न्यूनतम मान कम से कम 1 तो होता ही है, ये याद रखना। अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लेंथेनाइड के 2 उपयोग लिखिए। 2 अंक में आया था, राइट 2 यूजेस ऑफ लेंथेनाइड। तो यहाँ पर बता रखा हमने लेंथेनाइड के बहुत सारे यूजेस जरूर पढ़ लेना, आप लोग ज्यादा पढ़ लेना। तो यहाँ पर दिया हुआ पायरोफोरिक मिश्र धातु जिसमें सीरियम, लैंथेनम और नियोबियम, लोहा, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, कार्बन और सिलिकॉन होते हैं, का उपयोग लाइटर, खिलौने, फ्लेम थ्रोइंग टैंक और ट्रेसर बुलेट में किया जाता है। ठीक है। प्रोफाइरिक अलॉय विच कंटेन द सीरियम, लैंथेनम एंड नियोडियम्स। इसके साथ में और क्या मिलाया था, आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, कार्बन एंड सिलिकॉन यूज्ड इन द लाइटर, टॉयज, फ्लेम थ्रोइंग टैंक्स एंड ट्रेसर बुलेट। दूसरी एप्लीकेशन क्या दी हुई, सेरिक ऑक्साइड एंड थोरियम ऑक्साइड आर यूज्ड इन द ग्लेज लैंप मटेरियल। सीरिया यानी सेरियम ऑक्साइड एंड थोरियम ऑक्साइड का उपयोग गैस लैंप्स की सामग्री बनाने में किया जाता है। तीसरा एप्लीकेशन 2 पूछा पर मैं 2 से ज्यादा आपके लिए लेके आया हूं। सीरियम सॉल्ट्स आर यूज्ड इन द डाइंग कॉटन, लेड स्टोरेज, बैटरी एंड एज कैटलिस्ट। सीरियम लवण का उपयोग कपास की रंगाई, सीसा भंडारण, बैटरी और उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो विद्यार्थियों अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक इसके और में। कैमेनोफोर के 2 उपयोग लिखिए। राइट यूजेस ऑफ कैमेनोफोर, बहुत सरल प्रश्न दिया। एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक मजबूत ऑक्सीकारक एजेंट के रूप में काम किया जाता है। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस स्किन इन्फेक्शन एंड द फंगल इन्फेक्शंस ऑफ फूड, विभिन्न त्वचा संक्रामक और पैर में के फंगल संक्रमण के उपचार के लिए किया जाता है। यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री टू रिमूविंग आयरन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड्स फ्रॉम वेल वाटर्स। कुएं के पानी से लोहा और हाइड्रोजन सल्फाइड को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। एज अ बियर्स रिएजेंट्स, ध्यान रखना, बहुत अच्छा सब, इसको बियर रिएजेंट भी बोलते हैं, बियर रिएजेंट्स भी कहा जाता है। फॉर डिटेक्शन ऑफ अनसेचुरेटेड इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक के असंतृप्तता का पता लगाने के लिए बियर्स अभिकर्मक के रूप में इस्तेमाल किया। ध्यान रखना, कैमेनोफोर क्या है कि अल्कलाइन कैमेनोफोर को बियर अभिकर्मक बोलते हैं। बेयर अभिकर्मक क्या है, तो क्षारीय कैमेनोफोर, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट को हम लोग अल्कलाइन कैमेनोफोर को बेयर एजेंट बोलते हैं, ये ध्यान रखना। प्रश्न क्रमांक 9, उप संयोजन संख्या की परिभाषा व एक उदाहरण लिखिए। राइट द डेफिनेशन ऑफ वन एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। समन्वय संख्या केंद्रीय धातु
धन आयन से बंधे लिगेंड की संख्या को इंगित करती है, याद रखना सबसे पहले, जो आमतौर पर 2, 4 या 6 हो सकती है। कोऑर्डिनेशन नंबर इंडिकेट द नंबर ऑफ लिगेंड्स बॉन्डेड टू अ सेंट्रल मेटल केटायन, कॉमनली 2, 4, 6। कॉम्प्लेक्स पूर्वानुमित ज्यामिति प्रदर्शित करती है। समन्वय संख्या 2 के लिए रेखीय ज्यामिति, 6 के लिए अष्टफलकी, और यदि 4 लिगेंड होते तो उसके चतुष्फलकी हो सकती है। कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट predictable geometries linear for the coordination number 2, octahedral for 6 and either tetrahedral for 4। जैसे एग्जांपल लिया हमने CrNS3 अब इसमें कितने यहाँ पर लिगेंड दिखाई दे रहा है आपको? 6। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि समन्वय संख्या कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। अब इसके और में क्या है, बहुत अच्छा सा प्रश्न पूछा हुआ, केंद्रीय धातु परमाणु की परिभाषा लिखिए, वह एक उदाहरण लिखिए। राइट द डेफिनेशन एंड वन एग्जांपल ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। अब मैं थोड़ा सा स्क्रीन से हट रहा हूं और आपको इसका आंसर बताता हूं डिटेल में। द मेटल एटम टू विच द लिगेंड्स बाइंड इज कॉल्ड द सेंट्रल एटम। जिस धातु परमाणु से लिगेंड जुड़ते हैं उसे केंद्रीय परमाणु कहते हैं। द मेटल आयन टू विच द लिगेंड्स बाइंड इज कॉल्ड द सेंट्रल आयन। जिस धातु आयन से लिगेंड जुड़ते हैं उसे हम केंद्रीय आयन कहते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ K3FeCN6, द सेंट्रल आयन इज Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, उदाहरण में K3FeCN दिया हुआ है, इसमें केंद्रीय आयन क्या है? Fe3 पॉजिटिव। This central atom and central ion act as acceptor of the electron pair। ध्यान रखना, is a Lewis acid। केंद्रीय धातु आयन और केंद्रीय धातु आयन इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकारकर्ता के रूप में कार्य करता है, यानी एक लुईस एसिड होता है। विद्यार्थी याद रखना, कोई पूछ ले कि सेंट्रल एटम यानी केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, तो विद्यार्थी एक लुईस एसिड की तरफ वर्क करता है। किसकी तरफ? लुईस एसिड की तरफ। अब आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, निम्नलिखित उपसहसंयोजी यौगिकों के सूत्र लिखिए। राइट द फार्मूला फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब क्या है? पहला देखो, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सिलेट जिंकेट, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सिडो जिंकेट। तो अब देखो इसका नाम, यहां हमने फार्मूला बता रखा है। तो पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट ये हो गया। अगला दिया टेट्राएमीन, टेट्राएमीन यानी NH3 4 हो गया। एक्वा, एक्वा मतलब H2 होगा। क्लोरिडो मतलब क्लोरीन हो गया। कोबाल्ट मतलब CO हो गया। और थर्ड क्लोराइड, अब थर्ड क्लोराइड मतलब 2 और 1 3, ये तीनों मिलके इसके ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड करते हैं, मतलब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? थर्ड होगी। तो ये एक प्रश्न ही आया था। अब इसके और में क्या दिया, ध्यान रखना, इसके और में जो दिया है वो ये है कि यहां पर IUPAC नाम लिखना है, फार्मूला दे रखा है। तो देखो ये फार्मूला दिया हुआ, प्रश्न आपको स्क्रीन पर आ रहा है, फार्मूला दिया हुआ। अब आपको इसका नाम लिखना है। ये देखो यहां दिया हुआ है PTNS3 2 ClNO2, तो इसका नाम हो जाएगा डायएमीन। ये दिया हुआ डायएमीन। कितने एमीन है विद्यार्थी? 2 एमीन है, डायएमीन। क्लोरिडो, ये क्लोरिडो। फिर नाइट्रेटो, ये नाइट्रेटो। फिर एन मतलब इस पीटी की बॉन्डिंग नाइट्रोजन से होगी, इसलिए एन आ रहा है। उसके बाद प्लेटिनम मतलब प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? सेकंड। क्यों? क्योंकि एक पे NO2 पे नेगेटिव है, Cl पे नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव 2 नेगेटिव है, तो इस पे कितना पॉजिटिव हो जाएगा? 2 पॉजिटिव हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, यहां दिया हुआ डाइक्लोरो, बिल्कुल ये डाइक्लोरो देखो, ठीक है। फिर उसके बाद इथेन, इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन 1 2 इथिलीन डायमीन, ठीक है। कोबाल्ट सेकंड आयन, कोबाल्ट सेकंड आयन, क्योंकि न्यूट्रल होता है, ध्यान रखना ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो ये जो 2 है ना, इसके कारण कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड हो जाएगी। अब प्रश्न क्रमांक 11, बहुत बढ़िया प्रश्न है। विनाइलिक हैलाइड व एरिल हैलाइड में एक अंतर लिखिए। 2 अंक में प्रश्न आया। राइट वन डिफरेंस बिटवीन विनाइलिक हैलाइड एंड एराइलिक हैलाइड। अब इस प्रश्न को मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूं, और ध्यान रखना विद्यार्थियों, इस प्रश्न से जुड़े हुए यानी ये जो यूनिट नंबर आपकी 6 है, जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, इसके बारे में डिटेल पूरा, इसमें बारे में जो दिए हुए ना कुछ स्पेसिफिक फीचर, सबसे इस पेपर का, ये जो पेपर का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं ना, प्रश्न क्रमांक 20 के बाद में आपको 2 मिनट वेट करना पड़ेगा, 2 से 5 मिनट, वहां पर मैं पूरा डिटेल में आपको बता दूंगा इस प्रश्न को। चलो यहां देख लेते हैं। एराइल हैलाइड एंड विनाइल हैलाइड आर द बोथ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन हैलोजन एटम बट दे डिफर इन देयर स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टी। एरिल हैलाइड और विनाइल हैलाइड दोनों ही कार्बनिक यौगिक है जिनमें हैलोजन परमाणु होते हैं, लेकिन उनकी संरचना और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। पहले बात करते हैं यहां पर एरिल हैलाइड की, पहले बात कर रहा हूं किसकी? एरिल हैलाइड की। देखो यहां पर पहले मैं समझा रहा हूं एरिल हैलाइड को, ये मैंने हेडिंग डाल रखी एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड आर द कंपाउंड इन विच द हैलोजन एटम such as a chlorine bromine iodines is the directly bonded to the aromatic ring, यानी कि एरिन। एरिल हैलाइड ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें हैलोजन परमाणु
जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सीधे एरोमेटिक रिंग अर्थात एरिन से जुड़े होते हैं। ध्यान रखना पहले तो एरोमेटिक रिंग से सीधे क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। आगे देखो क्या हो, द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एन एराइल हैलाइड कैन बी रिप्रेजेंटेड HSARX। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको ARX से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ध्यान रख लेना, किससे, ARX से रिप्रेजेंट कर देते हैं। where AR represent the aromatic ring and X represent the halogen atom। एरिल हैलाइड की सामान्य संरचना को ARX के रूप में दर्शा सकते हैं, जहां पर AR एरोमेटिक रिंग को दर्शाती है और X हेलोजन परमाणु को दर्शाता है। एग्जांपल ऑफ एराइल हैलाइड इंक्लूडेड द क्लोरोबेंजीन। देखो एराइल हैलाइड में क्या आ जाएगा, एराइल हैलाइड में आप देखो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन। एरिल हैलाइड में उदाहरण में क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब अगला आता है, अगली हेडिंग जो हमारी वो है विनाइल हैलाइड। ध्यान रखना विनाइल हैलाइड क्या होता है। अब विनाइल जहां पर आता है ना, ध्यान रखना वहां पर डबल बॉन्ड आ जाता है। विनाइल का मतलब डबल बॉन्ड। तो विनाइल हैलाइड आर द कंपाउंड इन विच हैलोजन एटम्स, देखते हैं, in which halogen atoms, vinyl halides are the compound in which the halogen atom is bonded to a carbon atom of vinyl group which is a carbon carbon double bond। मैंने भी आपको कहा था है ना, विनाइल हैलाइड ऐसी यौगिक होते हैं जिनमें हेलोजन परमाणु विनाइल समूह के कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं। द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ विनाइल हैलाइड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय RCH। ये देखिएगा यहां लिखा हुआ है RCH डबल बॉन्ड CHX, where R represented any substituent and X represented as a halogen atom, means फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। विनाइल हैलाइड की सामान्य संरचना RCH डबल बॉन्ड CHX होती के रूप में दर्शाया जा सकता है, जहां R किसी भी प्रतिस्थापन को दर्शाता है और X एक हेलोजन परमाणु को दर्शाता है। ठीक है, अब यहां पर देखो इसका एग्जांपल हमने ले रखा है। एग्जांपल ऑफ द विनाइल हैलाइड इंक्लूडेड विनाइल क्लोराइड, विनाइल ब्रोमाइड एंड विनाइल फ्लोराइड। ठीक है, विनाइल हैलाइड में उदाहरणों में देखें हम, यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर बता रखा मैंने, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CHBr, CH2 डबल बॉन्ड CHF शामिल हो जाते हैं। तो बड़ा सरल सा प्रश्न था, समझ में आ गया होगा आपको। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एलिलिक हैलाइड और बेंजिलिक हैलाइड में एक एक अंतर लिखिए। वाह, बहुत अच्छा प्रश्न है। राइट वन डिफरेंस बिटवीन एलिलिक हैलाइड एंड बेंजिलिक हैलाइड्स। एलिलिक हैलाइड क्या होते हैं, इन एलिलिक हैलाइड्स हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू अ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। आ गया वो समझ में, बताया था आपको मैं। एलिलिक हैलाइड में हेलोजन परमाणु एक sp3 संकलित कार्बन परमाणु से बंधा रहता है, जो कार्बन कार्बन दोहरे बंध के बगल में होता है। एग्जांपल है देखो एलिलिक ब्रोमाइड, ठीक है, एलिलिक ब्रोमाइड। अरे भैया क्या हो गया, अरे डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग यहां यूं नहीं हुई है, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग यहां पर नहीं हुई, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग अगले कार्बन पर हो गई, यहां पर हो गई, इसलिए इसको एलिलिक बोलते हैं। आगे समझ में। नेक्स्ट बेंजाइलिक हैलाइड। In benzylic halides, halogen atom is bonded to a sp3 hybridized carbon atom, which is further bonded to an aromatic ring. बेंजाइलिक हैलाइड में हेलोजन परमाणु sp3 संकलित कार्बन परमाणु से बंधा रहता है, जो आगे एक एरोमेटिक वलय से बंधा रहता है। यहां देखो, इसको देखो स्ट्रक्चर को, ये sp3 है, कौन है sp3, तो यहाँ रिंग पर क्या आ गया, CH2 आ गया, फिर Cl आ गया, मतलब ये Cl डायरेक्ट यहाँ पर बॉन्डेड नहीं है, इसके बीच में CH2 आ जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक क्लोराइड। अगला प्रश्न क्रमांक 12, बहुत बढ़िया प्रश्न विद्यार्थी। प्रश्न क्रमांक 12 क्या पूछा गया, मनुष्य के शरीर में विटामिन सी संचित नहीं होता है, क्यों? 2 अंक का प्रश्न है। विटामिन सी इज नॉट स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, व्हाई? क्यों नहीं होता है? तो विटामिन सी एक एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है, एक पानी में घुलनशील विटामिन है। विटामिन सी इज आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, इज ए वाटर सोल्यूबल विटामिन, जिसका अर्थ है कि इसे शरीर में संग्रहित नहीं किया जा सकता है और हमें इसे आहार स्रोत से लेना होता है, ध्यान रखना। विच मीन्स इट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी एंड वी मस्ट टेक इट फ्रॉम डाइटरी सोर्स। हालांकि विटामिन सी से भरपूर फलों और सब्जियों के लाभकारी प्रभावों को लंबे समय से पहचाना जाता है। ऑल दोज द एडवांटेज इफेक्ट ऑफ द फ्रूट एंड द वेजिटेबल दैट आर रिच विटामिन सी have long been recognized। विटामिन सी मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है क्योंकि यह पानी में घुलनशील है, इट इज अ वाटर सोल्यूबल, और जब हमारे शरीर में इसका तुरंत उपयोग नहीं कर सकता है तो हमारे शरीर में मूत्र के माध्यम से बाहर निकलता है। विटामिन सी इज नॉट स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में स्टोर्ड नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वाटर सोल्यूबल विटामिन है। किसमें घुलता है? पानी में। तो होता है क्या है कि जो हमारा जो यूरिनल सिस्टम है ना, यूरिनल सिस्टम,
यूरिनल सिस्टम, इस यूरिनल सिस्टम से कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर सोल्यूबल है और हमारी बॉडी में क्या है भैया, फैट है, फैट, वसा, इसलिए ये नहीं होता है। इसके और में बहुत अच्छा प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में विटामिन डी संचित हो जाता है, क्यों? विटामिन डी इज स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी। व्हाई? अरे भैया विटामिन डी क्या है, विटामिन डी इज ए फैट सोल्यूबल विटामिन और हमारी बॉडी क्या है, मैंने कहा फैट ही फैट है। तो विटामिन डी इज स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी बिकॉज इट इज अ फैट सोल्यूबल व्हिच मींस इट डिसॉल्व इन फैट एंड ऑयल्स इंस्टेड ऑफ वाटर। दिस अलाउ द बॉडी टू स्टोर इट्स फैट टिश्यू एंड द लीवर्स एंड नॉट एक्सट्रैक्ट इज थ्रू यूरिन लाइक वाटर सोल्यूबल विटामिन। चाहे तो इस प्रश्न का उत्तर आप नोट कर लीजिए, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, आप वीडियो को रोक लीजिए। इसका आंसर आपको बड़ी मुश्किल से मिलता है, कहीं मिलता नहीं है। विटामिन डी मानव शरीर में जमा रहता है क्योंकि ये वसा में घुलनशील है। इसका अर्थ है कि पानी के बजाय वसा और तेल में घुल जाता है। ये शरीर को इसे वसा युक्त ऊतकों और यकृत में संग्रहित करने की अनुमति देता है और पानी में घुलनशील विटामिन की तरह मूत्र के माध्यम से इसे बाहर नहीं निकाला जा सकता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखना। ये बात भी चाहे, ये भी आप नोट कर सकते हो, विटामिन सी का ये आंसर है और ये विटामिन डी का आंसर है। ठीक है, विटामिन सी का भी आप चाहो तो मैं स्क्रीन पर थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। स्क्रीन को रोककर आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके। अब थोड़ा सा मैं विटामिन के बारे में आप लोगों को बताना पड़ेगा क्योंकि नोट कर लीजिए, टोटल विटामिन हमारे शरीर के लिए कितने एसेंशियल विटामिन है, 13 याद रखना, कितने, 13। ठीक है, 13 आवश्यक विटामिन है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी1, नाम याद रखना, विटामिन बी1 थायमिन, बी2 राइबोफ्लेविन, केमिकल नाम याद रख लो, विटामिन बी3 नियोसिन, विटामिन बी5 पेंटोथेनिक एसिड बी5, विटामिन बी6 पैराडॉक्सिन, विटामिन बी7 बायोटीन, उसके बाद विटामिन बी9 फॉलिक एसिड, विटामिन बी9, विटामिन बी12 साइनोकोबाल्टमिन। ये बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से पूरा है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, इसको बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, याद रखना। अब विटामिन को दो श्रेणियों में बांटा गया है, कौन सी, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से, ध्यान रखना, फैट सोल्यूबल विटामिन याद रख लेना, फैट सोल्यूबल विटामिन, विटामिन ए डी ई के, ADEK किसमें सोल्यूबल है, अरे भैया फैट सोल्यूबल है, वसा में घुलनशील है, याद रख लेना। चलो अगला क्या था, वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल कौन है, विटामिन सी और बी, विटामिन सी और बी किसमें, वाटर सोल्यूबल है। विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल, याद रखना, बीसी वाटर सोल्यूबल। पानी में कौन घुलता है, बी और सी, पानी में कौन घुलता है, बी और सी, इसलिए हमारी यूरिनल सिस्टम से कहां चला जाता है, बाहर चला जाता है, इसलिए हमारी बॉडी में स्टोर्ड नहीं होता है। कौन, बी और सी। कौन स्टोर होता है भैया, बी और सी के बाद कौन बचा, ए बचा, ठीक है, सी बचा, डी बचा, ई बचा, के बचा, वो सब हमारी बॉडी में स्टोर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 13, उन अभिक्रियाओं की कोटि की गणना कीजिए जिनका वेग व्यंजक है। कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन व्हिच हैज द रेट एक्सपेंशंस। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें यहां दिया हुआ वेग के ए 1 के जो है के रेट, वेग के ए की पावर 1/2 और बी की पावर 3/2, रेट इक्वल टू के ए की पावर 1/2 बी की पावर 3/2। अरे भैया दिया हुआ है, देखो यहां पे मैंने आंसर, ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे, अरे सर n1 प्लस n2 लिखेंगे। n1 क्या है 1/2, n2 क्या है 3/2, 1/2 3/2 को जोड़ दो कितना आ जाएगा आंसर, 2 आ जाएगा। तो इसकी ऑर्डर कितनी है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। क्या लिखा, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इसकी ऑर्डर क्या है, क्या लिख दोगे सर, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। कौन सी ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की, हिंदी में लिख दो, अरे भैया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। कौन सी कोटि की, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहां पर क्या दिया 3/2, यहां क्या दिया -1, अरे इन दोनों को प्लस कर लो। अरे सर क्या है n1 प्लस n2, ये लिख रखा मैंने, 3/2 प्लस -1/2, इसको इससे घटाएंगे क्या आया 1/2 आया, तो ऑर्डर हाफ ऑर्डर। अरे भैया कौन सी रिएक्शन है, हाफ ऑर्डर की रिएक्शन है। क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं, हाफ को क्या लिखोगे, अर्ध कोटि, अर्ध कोटि की अभिक्रिया है, याद रख लो, नोट कर लो। ऑर्डर कुछ नहीं करना है,
पावर को प्लस करना है, पावर को प्लस करना है, इसकी जो घातें हिंदी में बोल रहा हूं उसको जोड़ दो, आपका ऑर्डर निकल जाएगा। चलो चलते हैं साथियों, विद्यार्थियों आगे। इसके और में क्या पूछा, निम्नलिखित वेग स्थिरांकों से अभिक्रिया कोटि की पहचान कीजिए। अरे वेग स्थिरांक से अरे कुछ नहीं करना, इस यूनिट को पकड़ना। आगे क्या दिया, भाड़ में जाए, हमें इस यूनिट से काम है, इस यूनिट को पकड़ लो, आपका काम हो जाएगा। यूनिट क्या, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। देखो ये दिखा, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स सामान्य किसकी यूनिट है, कंसंट्रेशन की। -1 - n, ये निकाला मैंने तो ऑर्डर क्या निकल के आ गई, n निकल कर आ गई। तो n = 2 सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। ये यूनिट किसकी है, अरे भैया डायरेक्ट याद रख लो सर, सेकंड ऑर्डर की यूनिट है। क्या है, लीटर। देखो जीरो ऑर्डर की क्या होती है, जीरो ऑर्डर की होती है मोल, ठीक है, लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, जीरो ऑर्डर की। फर्स्ट ऑर्डर की सेकंड इनवर्स, सेकंड ऑर्डर की क्या है, सेकंड ऑर्डर क्या है, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये हो गया। अब सर आगे थर्ड ऑर्डर की क्या होगी, अरे भैया यहां पर दो, यहां पर दो, यहां पर दो, ऐसो यहां पे तो एक ही रहेगा, यहां पर एक रहेगा, दो दो हो जाएगा, बस ये आपकी यूनिट निकल गई। अगला देखो, अगले यहां क्या दिया, सेकंड इनवर्स, क्या गई मैंने, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी। तुरंत निकालना है, कुछ नहीं करना है, इस यूनिट को पकड़ लो, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, सिंपल सा है। प्रश्न क्रमांक 14, डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, क्यों। डी ब्लॉक एलिमेंट एग्जिबिट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बाय, पर भैया दो कारण है इसके, क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स आल्सो कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट, संक्रमण धातुओं को डी ब्लॉक के तत्व कहे जाते हैं। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज़ ट्रांजिशन मेटल हैव द n-1 d ऑर्बिटल impeded that are the closer to the outermost ns orbital in energy level। वे परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दिखाती है क्योंकि संक्रमण धातुओं में n-1 d ऑर्बिटल खाली होते हैं, जो ऊर्जा स्तरों में सबसे भारी ns ऑर्बिटल के करीब होते हैं। तो हमने देख रहे हैं कि these orbitals are never fully filled, so they can always accommodated more electrons in n-1 d ऑर्बिटल। वे ऑर्बिटल कभी भी पूरी तरह से भरे नहीं होते हैं, इसलिए वे हमेशा n-1 d ऑर्बिटल में अधिक इलेक्ट्रॉनों को समायोजित कर सकते हैं। लेट्स कंसीडर अ ट्रांजिशन मेटल, हमारे पास कोई Mn एक ट्रांजिशन मेटल है, इसकी परमाणु संख्या 25 है, और आप देखेंगे इसमें D में 5 इलेक्ट्रॉन है और S में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से लगाकर 5 तक हो सकती है। तो ये +2 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के पीछे एक मुख्य कारण है अनपेयर्ड D इलेक्ट्रॉन्स। अब ये टेबल आप जरूर याद रख लेना, ये परीक्षा में बनानी पड़ेगी उन आंसर को लिखने के बाद में। क्यों, क्योंकि स्कैंडियम +2 और +3 शो करता है, टाइटेनियम 2, 3 और 4 शो करता है, वेनेडियम 2, 3, 4, 5 शो करता है, क्रोमियम 2, 3, 4, 5, 6 तक करता है, मैग्नीज 2 से लगाकर 7 तक, आयरन 2, 3, 4, 5, 6, कोबाल्ट 2, 3, 4, निकल 2, 3, 4, कॉपर +1 और +2 और Zn +2। ये जो येलो कलर में आपको बताया गया, ये इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब सबसे ज्यादा शो करने वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है जो येलो में दर्शाई गई है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि डी ब्लॉक के तत्व मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्यों। व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट एग्जिबिट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, क्यों। अरे भैया डी ब्लॉक के एलिमेंट्स अभी हम बताता हूं, मैं इसको शॉर्ट में समझा देता हूं। डी ब्लॉक के एलिमेंट तीन प्रकार की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। कितनी प्रकार की, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। हिंदी में बोल देता हूं, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर पैरामैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द n-1 d ऑर्बिटल, hence they are easily attracted by the magnetic field। अधिकांश संक्रमण धातु n-1 d ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय होती है। याद रखना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुचुंबकीय, इसलिए वे चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आसानी से आकर्षित हो जाती है। As the number of unpaired electrons increase from 1 to 5, the magnetic moment and paramagnetic nature of the elements also increases। जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 5 तक बढ़ती है, तत्व के चुंबकीय गति और अनुचुंबकीय प्रकृति भी बढ़ती जाती है। जिसमें जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उतनी ही ज्यादा होगी। याद रखना, the transition element that have the paired electron, याद रखना paired electrons are diamagnetic, जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन वाले संक्रमण तत्व प्रकृति में प्रतिचुंबकीय होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। ध्यान रखना, इट इज रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखना, डायमैग्नेटिक जो होते हैं वो रिपेल्ड होते हैं और पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एक लाइन और, यहां देखो,
Cobalt and nickel show high paramagnetism where they attain permanent magnetic moments, hence they are referred to as the ferromagnetic. कोबाल्ट और निकल उच्च अनुचुंबकत्व दिखाते हैं जहां पर वे स्थायी चुंबकत्व गति प्राप्त करते हैं, इसलिए उन्हें फेरोमैग्नेटिक भी कहते हैं। इसलिए आपको समझ में आ गया। तो डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और कौन सा आ गया, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। अच्छा सा प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 15। देखो प्रश्न क्रमांक 15 क्या दिया हुआ, ब्रोमोब्यूटेन के 4 समावयवियों में SN1 व SN2 अभिक्रिया की अभिक्रियाशीलता का क्रम अनुमानित करके लिखिए। 3 नंबर में प्रश्न आया, assumed the order of reactivity of SN1 and SN2 reactions for 4 isomers of bromobutane। तो आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन के 4 समावयवी निम्न प्रकार से हैं। द 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स कौन कौन से, देखो पहला 1 ब्रोमोब्यूटेन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, 1 ब्रोमोब्यूटेन उसको एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड बोलते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट 2 ब्रोमोब्यूटेन, ये इसका स्ट्रक्चर बना हुआ, ब्रोमीन दूसरा नंबर पर आ गया, ठीक। तीसरा तृतीयक ब्यूटाइल ब्रोमाइड यानी 2 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसका ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, चाहे तो मैं एक बार आपको ओपन करके बता दूं, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इस तरीके से बनेगा, Br CH3 CH3 CH3। तो आप देखो 1 और 2 ब्रोमोब्यूटेन लिखेंगे, 1 2 3 है ना। अगला आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड मतलब क्या हो गया, आइसोब्यूटाइल में आप क्या लिखोगे, यहां पर लिखा CH3, यहां पर लिखा CH, यहां पर आ गया CH3, ठीक है, यहां पर आ गया CH2 और यहां पर आ गया Br। तो आइसोब्यूटाइल बोलते हैं क्योंकि इसमें T जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसलिए आइसो बोल देंगे इसको। अब हम बात करना है इन चारों की रिएक्टिविटी लिखना, कुछ नहीं करना आपको, मतलब इनका ऑर्डर आपको अरेंज करना है। तो मैं उस ऑर्डर की तरफ आपको ले चलता हूं, ऑर्डर अरेंज कर देता हूं इसका। चलो पहले SN1 की रिएक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। SN1 की रिएक्टिविटी पहले मैं इसको समझा देता हूं, प्रश्न को देखो। SN1 तंत्र में कार्बोकेशन मध्यवर्ती का निर्माण शामिल होता है। SN1 प्रतिक्रियाओं में प्रतिक्रिया में कार्बोकेशन की स्थिरता महत्वपूर्ण होती है। देखो हम डायरेक्ट में आंसर की तरफ चल रहा हूं आपको। SN1 में क्रियाशीलता का क्रम, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड सबसे ज्यादा, ठीक है, फिर 2 ब्रोमोब्यूटेन इक्वल टू आइसोब्रोमोब्यूटेन और 1 ब्रोमोब्यूटेन। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN1 टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, 2 ब्रोमोब्यूटेन, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड और 1 ब्रोमोब्यूटेन। SN2 क्रियाशीलता का विश्लेषण करें तो SN2 इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। देखो यहां मैंने बता रखा है, क्या लिखोगे, 1 ब्रोमोब्यूटेन, फिर आइसोब्रोमोब्यूटेन, फिर 2 ब्रोमोब्यूटेन और टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन SN2 1 ब्रोमोब्यूटेन, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, 2 ब्रोमोब्यूटेन और टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आ गया समझ में, मतलब SN1 का अपोजिट SN2 हो जाएगा। अब निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों की संरचना लिखिए। पहला 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। ये हमने बना रखा 2 क्लोरो, ये देखो 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन 5 कार्बन आ गया। अगला 1,4 डाइब्रोमोब्यूट 2 इन, 1,4 डाइब्रोमोब्यूट 2 इन। तो 1,4 डाइब्रोमोब्यूट 2 इन मतलब पहले और चौथे पे ब्रोमीन होगा और दूसरे पे डबल बॉन्ड होगा। तो ये स्ट्रक्चर देख लीजिए मैं बना रखा हूं। नेक्स्ट 1 क्लोरो 2 एथिल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन मतलब कि रिंग बेंजीन जो रिंग रहेगी ना उसमें से बॉन्ड गायब हो जाएंगे। तो आप देखो 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन, ये बन गया स्ट्रक्चर। आगे समझ में आपको। प्रश्न क्रमांक 16, निम्नलिखित परिवर्तन कैसे करेंगे, हाउ विल यू कन्वर्टेड 3 नंबर में आया था। बेंजीन से आपको एलिन बनाना है, बेंजीन टू एलिन। तो ये देखो एक रिएक्शन हमने यहाँ पे क्या लिया, बेंजीन, उसका क्या करना, नाइट्रेशन करना है। कौन सा ग्रुप आ जाएगा, NO2 ग्रुप आ गया। अब इस NO2 ग्रुप का आपको रिडक्शन करना है। क्या करना है, रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या लिखा, SnHCl लिखा। जब आप SnHCl लिखते हो तो यहाँ पर क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। मतलब यहाँ पर ये ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन बाहर चले जाएंगे। तो आपको कितने हाइड्रोजन लेना पड़ेंगे, 6 हाइड्रोजन लेना पड़ेंगे। आगे समझ में। तो 6 हाइड्रोजन में से प्लस यहाँ पर क्या बाहर चला गया, 2s2। तो 2 हाइड्रोजन तो यहाँ चले गए और 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के पास आ जाएंगे। तो ये रिएक्शन चाहे तो आप नोट कर लो, बेंजीन से किसमें कन्वर्जन हो गया, एनिलीन में कन्वर्जन हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बेंजामाइड से एनिलीन बनाना। ध्यान रखना कौन सी रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। बेंजामाइड तो हमने लिखा C6H5CONS2 बेंजामाइड Br2 और 4 केवल। तो क्या होगा, ये ग्रुप बाहर चला जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा पोटेशियम कार्बोनेट में। तो ये बन गया आपका एनिलीन, ये बन गया पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम कार्बोनेट और 2s2 बन गया। ठीक, अब इसके और में क्या प्रश्न आया था, और को भी देख लेते हैं।
और मैं आया था निम्नलिखित परिवर्तन कैसे करेंगे, हाउ विल यू कन्वर्ट थैलीमाइड से एन एल्किल थैलेमाइड बनाना। तो ये आपको याद होगा रिएक्शन है, थैलेमाइड लेते हैं हम लोग, इसका नाम है थैलेमाइड। फिर इसकी रिएक्शन केओएच से करा, इस रिएक्शन को मैं समझाया था आपको क्या हुआ। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ केओएच से कराई, तो यहां से OH और यहां से H बाहर चला गया तो क्या निकल गया H2। K किसकी जगह आ जाएगा, H की जगह। ये बन गया आपका पोटेशियम थैलेमाइड। ये आपका क्या बन गया, ये आपका पोटेशियम थैलेमाइड है, ध्यान रखना। इसकी रिएक्शन RX के साथ होगी, तो यहां से X और यहां से K बाहर चला गया, माइनस ये हो गया, अभी R यहां पर आ गया, क्लियर। इसको बोलेंगे एन अल्काइल थैलेमाइड, ठीक। अब एन अल्काइल थैलेमाइड यानी R आ गया, फिर इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, NaOH के साथ होगा। तो NH के साथ होने पर यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक, बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा, RN और H2 बन जाएगा, ठीक है, RNH2 बन जाएगा और ONA चला जाएगा बाहर, ठीक है ना। यहां पर आप देखो ये है ना, तो यहां पर आ जाएगा ONA, यहां पर भी आ गया ONA, एक हाइड्रोजन यहां आ गया, एक हाइड्रोजन गया। अरे भैया NaOH है पूरा, देखो बोर्ड से NaOH के कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल। तो यहां पर ये क्या बन गया, देखो ये बन गया RNHH, ये आपका प्राइमरी एलिमेंट बन गया, क्लियर। तो थैलेमाइड टू एन अल्काइल थैलेमाइड, ठीक है, थैलेमाइड से एन अल्काइल थैलेमाइड बनाना। तो थैलेमाइड से एन अल्काइल थैलेमाइड आपको बनाना, तो एन अल्काइल थैलेमाइड तो यहां बन गया। वैसे रिएक्शन तो आपकी यहां से लगाकर यहां तक ही खत्म हो गई है, और ये यहां तक आप याद कर लेना, प्राइमरी एलिमेंट बनाने काम में आती है। अगला रिएक्शन, बेंजीन क्लोराइड से एन डाइमेथिल फेनिल मेथनामाइन बनाना आपको, है ना। अब इसको बनाते हैं हम लोग, देखो क्या होता है इसके अंदर, क्या कह रहा हो, बेंजाइल क्लोराइड से बनाना है ना, बेंजाइल क्लोराइड से बनाना। देखो रिएक्शन में आपको समझाता हूं, नीचे लिखी हुई है, बेंजाइल क्लोराइड से बनाना है ना। बेंजाइल क्लोराइड से क्या करना है, एन डाइमिथाइल, ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड से एन डाइमिथाइल, ठीक। देखो अब बेंजाइल क्लोराइड सबको बनाना, बेंजाइल क्लोराइड मतलब कि पेन का कलर तो बदलना ही पड़ेगा, ठीक है, चेंज नहीं हुआ क्या। बेंजाइल क्लोराइड, देखिए विद्यार्थियों, ये बेंजीन, यहां पर हमने लिखा CH2 और Cl, ये बेंजाइल क्लोराइड हो गया। अब इसका रिएक्शन में किसके साथ करवा रहा हूं, NH3 के साथ करवा रहा हूं, अमोनिया के साथ, बिल्कुल। यहां से Cl, यहां से एक माइनस क्या हो गया, HCl। ध्यान रखना यहां पर आ जाएगा CH2 बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड आ गया आपका, NH2 आ गया, ठीक। फिर इसका रिएक्शन वापस होगा CH3Cl के साथ। आगे क्या करोगे, ध्यान रखना, यहां से एक N फिर H गायब होगा और यहां से Cl गायब होगा, माइनस क्या हो गया, HCl। यहां क्या बचा सर, यहां पर बचा CH3, सॉरी यहां बचा CH2, यहां बचा NH और सिंगल बॉन्ड क्या आ गया, ये वाला CH3 आ जाएगा, क्लियर। अब आगे चलते हैं, फिर इस रिएक्शन को आप आगे बढ़ाओ। अब आगे बढ़ाओगे तो अब आप क्या करोगे, फिर वापस आपकी CH3Cl के साथ रिएक्शन होगी, NN डाइमेथिल फेनिल मेथनामीन बोल रहा है ना, बिल्कुल, NN डाइमेथिल मेथनामीन। अब एक काम करो, इसको रीअरेंज कर देते हैं, क्या कर रहे हैं, रीअरेंज कर देते हैं, NN डाइमेथिल, चलो मेथनामीन बोल रहा ना, मेथनामीन, NN डाइमेथिल फिनाइल मेथनामीन, ठीक है ना, मेथनामीन बोल रहा ना, बिल्कुल। अब इसके बाद आप क्या करो, इसके बाद आप चाहो तो इसको रीअरेंज कर दो, या फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दो, वापस CH3Cl के साथ करा दो, ये Cl और एक H गायब हो जाएगा, माइनस HCl। अब आप क्या बचा यहां पर, देखो यहां पर बचा हुआ CH2, क्लियर, यहां बचा हुआ N, यहां बचा हुआ CH3 और यहां बचा हुआ CH3, यह आपका कंपाउंड बन गया, इसका नाम है NN डाइमेथिल। देखो NN डाइमेथिल मेथनामीन, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है। वैसे रिएक्शन यहां लिखी हुई है, आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, मैंने ऊपर ही बताया, यहां पर भी बता रखिए। प्रश्न क्रमांक 17, क्वथनांक और उन्नयन को परिभाषित कीजिए व इसका मोलरता से संबंध बताइए। डिफाइन द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स एंड एस्टैब्लिश द रिएक्शंस ऑफ विथ मोलरिटी। क्वथनांक में वृद्धि से तात्पर्य शुद्ध विलायक के क्वथनांक में वृद्धि से, जब इसमें एक अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट रिफर टू द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू इट।
और यह विलयन में विलय की मोललता सांद्रता के सीधे समानुपातिक होती है, जिसका अर्थ है कि जैसे जैसे विलय की मोललता बढ़ती है विलयन का क्वथनांक भी बढ़ता है, एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलरिटी यानी कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द solution, meaning that as the molarity of the solute increase the boiling point of the solution also increases. किसी विलयन के क्वथनांक में वृद्धि डेल टीबी विलयन में विलय की मोलर सांद्रता के सीधे समानुपातिक होती है। गणित रूप में हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते थे, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट del TB of the solution is directly proportional to the molar concentration of the solute in the solution. Mathematically we can be expressed del TB proportionally m होता है, तो प्रोपोर्शनली हटाएंगे तो m आ जाएगा, डेल टीबी इक्वल k आ जाएगा kb, तो डेल टीबी इक्वल टू kbm। आगे देखेंगे हम लोग m क्या है, मोलरिटी, तो मोलरिटी w इंटू 1000 बाय m इंटू w। अब हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो m की जगह, तो आप क्या लिखोगे, डेल टीबी इक्वल टू kb इंटू w इंटू 1000 बाय m। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो विद्यार्थी ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न जो हमने यहाँ पर बात करी प्रश्न क्रमांक 17, इसके दो पार्ट है, 1 और 2। ये प्रश्न 2 नंबर में लिखना था आपको, कितने में, 2 में। और इसका सेकंड पार्ट है, यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया हुआ, देखो सेकंड पार्ट में न्यूमेरिकल दिया हुआ, ये फिर 2 नंबर का है। एक सॉसपैन पात्र में 36 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया है, यानी 1.013 बार दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा। जल के लिए Kb इक्वल टू 0.52 केल्विन किलोजूल मोल इनवर्स है। 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 is dissolved in 1 kg of water. Is the suspense at what the temperature will water boil at 1.013 bar? Kb for water is 0.52 केल्विन किलोजूल मोल इनवर्स। तो देखो ये आपको फार्मूला याद रखना, डेल टीबी इक्वल टू Kb इंटू W इंटू 1000 बाय m इंटू W। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ, इस क्वेश्चन को देखो तो Kb की वैल्यू दे रखी है 0.52, ठीक है, ये दे रखी। आगे देखो और क्या वैल्यू दे रखी है, W की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 36 ग्राम, 36 ग्राम दे रखी। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 180 होता है, याद रखना पड़ेगा आपको। तो मैंने क्या किया, Kb की वैल्यू 0.52 रख दी, देखो Kb की वैल्यू मैंने क्या रख दी यहाँ पे 0.52 रख दी, W की वैल्यू 36 रख दी, 1000 ऐसा कैसे रख दिया। m क्या है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास आ गया ये, और W क्या है, 1 किलोग्राम मतलब 1000 लिख दिया मैंने। क्लियर है। अब क्या करूं, इस 1000 से 1000 गायब कर दूं मैं, ठीक, क्या बचा 0.52 इंटू 36 बाय 180 बचा हुआ। क्लियर। इसका गुणा इसमें करूंगा तो यहाँ कितना है 18.72, इसका भाग में कितने 180 दे दूं तो मेरा आंसर आ रहा 0.104। क्लियर। अब आगे देखो, एज वाटर बॉइल एट 373 केल्विन, हम लोग जानते हैं कि पानी 373.15 केल्विन पर उबलता है, ठीक है, और कितने बार टेम्परेचर, बार प्रेशर 1.013 बार प्रेशर पर। तो हम क्या बोल सकते हैं, डेल टीबी इक्वल टू T2 माइनस T1 हम लोग जानते हैं, तो 0.104 इक्वल टू T2 माइनस 373.15, तो T2 इक्वल टू 373.15 और हमारा आंसर क्या है 0.104। इनको जोड़ देंगे तो 373.254 केल्विन आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अब इसके और में क्या दिया हुआ है, कमरे के ताप पर सोडा वाटर की बोतल खोलने पर बुलबुले उत्पन्न होते हैं, क्यों। फिज bubbles are the produced on opening of bottle of soda water at a room temperature. Why? देखो इसका आंसर क्या होगा, बंद सोडा वाटर की बोतल वस्तुतः बुलबुला मुक्त होती है। जो एयर टाइट है ना, उसमें कोई हवा नहीं है, कोई एयर नहीं है, जब ढक्कन बंद है, किसका, कोल्ड ड्रिंक की बोतल का, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे ना, कोल्ड ड्रिंक की बोतल बोल रहा हूं, क्योंकि बोतल के अंदर का दबाव कार्बन डाइऑक्साइड को तरल में घुलाए रखता है। एज अन open the soda water bottles is virtually bubbles free because the pressure inside the bottle keeps the carbon dioxide dissolved in the liquid। जब इसे खोला जाता है तो दबाव निकल जाता है और गैस के बुलबुले तरल से मुक्त होकर फीस के रूप में सतह पर आ जाते हैं। When it is open, pressure is released and gas bubbles are allowed to whiz free from the liquid and rise the surface in the फ्रॉम फीस। चाहे तो आप इसका आंसर नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक, हिंदी इंग्लिश में आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और थोड़ा इंग्लिश का पोर्शन ये दिया हुआ। अब इसके और में, सॉरी इसका सेकंड पार्ट, वो वाला जो पोर्शन है बबल वाला, वो 2 नंबर का। अब 2 नंबर में आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ, एक प्रोटीन को 200 सेंटीमीटर क्यूब जली विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन को 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब 2.56 इंटू 10⁻³ बार पाया गया है। प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए।
200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन. द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच अ सॉल्यूशन एट 300 केल्विन is found to be 2.57 into 10 की पावर -3 बार. कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ प्रोटीन. अरे भैया किसके बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात कर. प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान की गणना करने के लिए हम ऑस्मोटिक दबाव के लिए सूत्र का उपयोग करते हैं. तो कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन वी कैन यूज द फार्मूला फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला पाई वी इक्वल टू एनआरटी. क्या किया हम लोगों ने, पाई वी इक्वल टू एनआरटी. अब आगे क्या किया, इस एन को मैंने इधर भेज दिया. तो मैंने क्या लिखा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ पाई इक्वल टू एन बाई वी आर टी. ये लिखा हुआ फार्मूला. यहाँ पर पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर. ध्यान रखना पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर. एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलय के मोलों की संख्या. वी लीटर में घोलों का आयतन. आर गैस कांस्टेंट. टी केल्विन ताप. अब क्या लिखा मैंने, गिवन क्या दिया, पाई क्वेश्चन में दिया हुआ 2.5 10 की पावर -3. वी 200 घन सेंटीमीटर दिया हुआ. चाहे तो क्वेश्चन देख लीजिए, 200 घन सेंटीमीटर दिया हुआ. ये 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है ना. आगे देखो क्या दिया, टी 300 केल्विन दिया. प्रोटीन का भार 1.26 दिया. सबसे पहले हम सूत्र का उपयोग करके प्रोटीन के मोलों की संख्या निकालते हैं. तो प्रोटीन के मोलों की संख्या, फर्स्ट ऑफ द नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोटीन यूजिंग द फार्मूला. एन क्या, W बाय एम. ध्यान रखना एन क्या होता है, मोलों की संख्या. अभी हमने लिखा ना सर, क्या लिखा, पाई इक्वल टू एन बाई वी आर टी लिखा. अरे भैया एन क्या है, तो सर एन जो होता है वो W बाय एम होता है, वेट बाय मास होता है. क्लियर. तो वेट क्या और मास क्या है, तो देखो क्वेश्चन में वेट क्या दिया और मास क्या है. तो एम प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान. ठीक है, एम को हल करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर का सूत्र पुनर्व्यवस्थित कर देते हैं. रीअरेंज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द फार्मूला. क्या फार्मूला रीअरेंज कर, अरे भैया ये लिखा हमने एन रख दिया यहां पर. तो एम इक्वल टू, अब मुझे क्या निकालना, मास निकालना. तो एम इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है, बाय आर टी और पाई बाय वी हमारा नया फार्मूला बन गया. बस अब इसमें वैल्यू पुट करना है. तो क्या है, W क्या है 1.26, सॉरी W 1.26. ठीक है, R की वैल्यू 0.83 क्वेश्चन दी. T क्या है 300 केल्विन. पाई क्या है 2.57 into 10 की पावर -3. इसको करेक्ट कर लेना है ना, इसको करेक्ट कर लेना 10 की पावर -3. और V क्या है 0.2 हो गया. 200 है ना, तो 0.2 हो गया. अब ये वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर, देखो रख दी ना. अब वैल्यू रख के आंसर निकाल लिया. तो क्या आंसर आया 1.26. पहले अंश की गणना करो. कैलकुलेट द न्यूमरेटर. न्यूमरेटर में क्या दिया 1.26, 0.083 और 300 केल्विन दिया. तो इसको सॉल्व करेंगे तो 31.374. अब डिनोमिनेटर सॉल्व कर लो. 2.56 into 10 की पावर -3 into 0.2 लीटर. इसको सॉल्व कर लिया डिनोमिनेटर को. तो आंसर क्या है 0. इन दोनों को डिवाइड कर दो. जब इसका डिवाइड इससे करेंगे तो 61.022 ग्राम पर मोल आंसर, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा. क्लियर. प्रश्न क्रमांक 18. इसमें दो पार्ट दिए हुए, ए बी में क्वेश्चन आया. अब क्या दिया हुआ है, यदि एक धात्विक तार में 0.5 एम्पीयर की धारा 2 घंटे के लिए प्रवाहित होती है तो तार में से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे. ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है. फॉर करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर फ्लो थ्रू द मेटेलिक वायर फॉर 2 आवर्स, देन द हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर. ये एक पार्ट है, 2 नंबर का पार्ट है ये. इसका फिर एक और सेकंड आएगा. तो देखो ये फेराडे का प्रथम नियम क्या, फॉर्म द फेराडे फर्स्ट लॉ. Q इक्वल टू आई टी. जहां Q क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वेयर Q इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. I क्या है करंट. T क्या है लिया गया समय, टाइम टेकन. I क्या है 0.5 एम्पीयर. T क्या है 2 घंटे. तो 2 into 60 into 60. और भैया 2 को हमने किस में चेंज किया, मिनट में. और मिनट को किस में चेंज किया, सेकंड में. तो आप ये मिनट और ये सेकंड हो गया. तो इसको आप सोल्व करोगे तो 7200 सेकंड आ जाएगा. Q इक्वल टू आई टी. I क्या है 0.5. T क्या है 7200. इसको सोल्व करोगे, गुणा करोगे तो 3600 आ गया. अब ये देखो, हम लोग जानते हैं 96500 कूलाम होता है. 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 96500 कूलाम इक्वल टू 1 मोल. और 1 मोल किसके बराबर होता है, 6.022 into 10 की पावर 23 के बराबर होता है. तो आप क्या लिख सकते हो 6.022 into 10 की पावर 23, यानी इसको 10 की घात 23 लिख लो, या इसको 10 की घात 23 लिख लो बटा 96500 इक्वल टू क्या है 3600. अभी हमने लिखा है ना ऊपर 3600. तो 6.022 into 3600 बटा 96500 इक्वल टू 10 की पावर 3. इसको बाहर लेके आ गए. जब हम इसको सॉल्व करेंगे ऊपर वाले पोर्शन को, तो आपका आएगा 21,679.2 बटा 96500 10 की घात 23. जब इसका भाग इससे देंगे तो आपका आंसर ये आ रहा 10 की घात 23. इसको सॉल्व करोगे तो 2.25 into 10 की पावर 12 हो जाएगा. 23 से क्या हो गया 22 हो गया. ठीक है, ये आपका आंसर निकल कर आ गया. नोट कर लो, चाहो तो नोट कर लीजिए. मैं एक बार उस पूरे को बता देता हूं. ये क्वेश्चन था. ठीक,
शायद आप स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का यहां तक का, फिर QRT से यहां तक का ले लीजिए। ठीक, ये सॉल्यूशन आ गया पूरा आपका, आ गया समझ में आपको। अब इसके सेकंड पार्ट में क्या दिया, निम्नलिखित अभिक्रिया में Cr2O7 नेगेटिव आयनों के 1 मोल के अपचयन के लिए कूलाम में विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, और एक रिएक्शन दे रखी उसने। क्या रिएक्शन दे रखी, Cr2O7 नेगेटिव प्लस 14 हाइड्रोजन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन 2Cl3 पॉजिटिव, ऐसा कुछ दिया। कंसिडर द रिएक्शन Cr2O7 नेगेटिव प्लस यहां पर दिया 4H पॉजिटिव 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, ये बना। उसने कहा व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कूलम्स नीडेड टू द रिड्यूस ऑफ 1 मोल ऑफ Cr2O7। अरे भैया कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत लगी, 6 की जरूरत लगी, बस इस 6 से ही काम है हमें। तो देखो क्या है, Cr2O7 नेगेटिव के 1 मोल को कम करने के लिए आवश्यक कूलाम में बिजली की मात्रा निर्धारण करना है। टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द कूलाम नीडेड टू द Cr2O7 नेगेटिव, we can see that the 1 mole of Cr2O7 negative required 6 mole of electricity for reductions। कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता लगी, 6 इलेक्ट्रॉन की। हम देख सकते हैं कि 1 मोल Cr2O7 को अपचयन करने के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता लगी। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश को फैराडे स्थिरांक के रूप में जाना जाता है, जो कि लगभग क्या होता है 96500 कूलम। द चार्ज ऑफ द 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज द फैराडेज कांस्टेंट व्हिच इज अप्रोक्सीमेट कितना होता है 96500 कूलम होता है। इसलिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए आवश्यक कुल चार्ज की गणना करना है। तो क्या फार्मूला देखो, चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू फैराडेज कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या कितनी है 6, फैराडे कांस्टेंट क्या है, बस इन दोनों का गुणा कर दो, आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं है, कल ये लिखना था 6 गुणा 96520, ये आपका आंसर निकल के आएगा। चलो अगला प्रश्न, इसके और में क्या आया था, इसके और में आया था, ये क्वेश्चन मैंने वहां से कॉपी कर रखा है सीधा, ये पे टाइप किया। 0.025 मोल लीटर इनवर्स मेथनोइक अम्ल की चालकता इतनी दी हुई है, और इसके वियोजन की मात्रा वियोजन स्थिरांक का परिकलन कीजिए। ये पूरा प्रश्न आपका आया था कितने नंबर में, ध्यान रखना 4 नंबर में। ये इसका इंग्लिश पोर्शन दिया हुआ है, आप हिंदी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए वीडियो को रोककर। ये हिंदी वाला पोर्शन, सॉरी इंग्लिश वाला पोर्शन है, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। अब मैं चल रहा हूं इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखो H पॉजिटिव 349.6, एसिडेड आयन के लिए 54.6, क्वेश्चन में दिया हुआ विद्यार्थियों देख लो, ये दिया हुआ है 46, 54 और 349, इन 3 वैल्यू जरूरत लगेगी हमें, और 0.025। ये देखो H पॉजिटिव के लिए 349, एसिडेड आयन के लिए 54, और इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो 404 हो जाएगा। क्यों, अरे भैया मेथेनोइक एसिड की बात करी उसने, देखो ये क्या दिया पर मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड का मतलब होता है एसिड-OH। तो एसिड-OH की कंडक्टिविटी निकालना आपको, तो H पॉजिटिव की कंडक्टिविटी और उसके बाद में फॉरवर्ड आयन की कंडक्टिविटी, ये देखो ये दिया, इसमें से आपने पहले किसको अलग किया, H को अलग किया, तो H पॉजिटिव। फिर क्या बचा यहाँ पर COO नेगेटिव, SCOO नेगेटिव बचा है ना, या फिर इसको अलग करो तो क्या लिखा 349 किसकी, H पॉजिटिव कंडक्टिविटी, 54 की किसकी कंडक्टिविटी, इस कंडक्टिविटी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 404 आ गया। ठीक है, अब ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, वियोजन की मात्रा, उसका फार्मूला अल्फा इक्वल टू लैम्डा CM बाय लैम्डा 0M। लैम्डा CM की वैल्यू क्वेश्चन में 46.1 दे रखी है, ये हमने निकाली अभी, ये निकाल रखी, इन दोनों को रखेंगे तो आंसर आपका 0.114 आ गया। अब देखो आगे चलता हूं मैं, कैलकुलेट। अब मैं जानता हूं कि कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट, यहां देखो अब मैं कह रहा हूं t इक्वल टू 0 पर इसका कंसंट्रेशन शुरू में कितना था C, इन दोनों का क्या था 0 0, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई 0 पर, t इक्वल टू t, ये क्या बन गया C अल्फा, तो ये क्या C माइनस अल्फा हो गया। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ की तरफ चलते तो k इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अब C क्या है 0.025, ठीक, क्वेश्चन में दिया हुआ है कंसंट्रेशन, देखो क्वेश्चन बताया था यहां दिया हुआ क्वेश्चन में, देखो ये देखो 0.025 मोल लीटर इनवर्स, यहां क्वेश्चन में दिया हुआ 0.025, तो ये आपका क्या आ गया, C क्या आएगा 0.025 इनटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू अभी अपन ने निकाली, ये निकाल रहे कि 0.114, तो 0.114 रख दी, इसकी क्या स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 माइनस, ये 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 0.04, जब इसको आप सोल्व करोगे तो k इक्वल टू 3.610⁻⁴ आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 19, फिनॉल अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, क्यों, लिखिए। फिनॉल शो एसिडिक इन नेचर, वह पदार्थ जो पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड कहते हैं। द सब्सटेंस व्हिच गिव द हाइड्रोजन आयन वेर डिसॉल्व इन वाटर आर नोन एज एसिड।
फिनोल हाइड्रोजन आयन दान कर सकता है और फिनॉक्साइड आयन बनाता है, जो कि ऋणात्मक आवेश के विस्थापन के कारण फिनॉल अधिक स्थिर हो जाता है। फिनॉल कैन लूज द हाइड्रोजन आयन एंड फॉर्म द फिनॉक्साइड आयन विच इज मोर स्टेबल देन द फिनॉल ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज। इस प्रकार फिनॉल फिनॉक्साइड आयन बनाने के लिए धन आयन के रूप में हाइड्रोजन दान करता है और इसलिए फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो H पॉजिटिव डोनेट करता है वो क्या होता है, एसिड होता है। Thus the phenol prefer to lose hydrogen as cation to form phenoxide ion and hence phenol are acidic in nature। इस स्ट्रक्चर में आप देखिए, क्या देख रहे हो आप लोग इस रिएक्शन में, ये आपका फिनॉल है, ठीक है, H2O के साथ रिएक्शन हुई तो H यहां से किसके पास चला गया, ऑक्सीजन के पास चला गया, तो ये क्या बन गया, फिनॉक्साइड आयन, क्योंकि इसने क्या डोनेट कर दिया, H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव डोनेट करने के कारण क्या होता है, एसिड हो जाता है। फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है क्योंकि एक प्रोटॉन खोने के बाद ये फिनॉक्साइड आयन बनाता है जो कि अनुनाद द्वारा स्थिर होता है। फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज आफ्टर लूजिंग अ प्रोटॉन H पॉजिटिव इट इज फॉर्म ए फिनॉक्साइड विच, आगे क्या लिखा हुआ, इट इज फॉर्म अ फिनॉक्साइड विच इज मोर सब्स्टिट्यूट विच इज मोर स्टेबल बाय रेजोनेंस। इस कारण OH समूह के इलेक्ट्रॉनों के एकांकी जोड़े बेंजीन रिंग के कार्बन परमाणु के साथ अनुनाद में शामिल होते हैं। ड्यू टू दिस द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ OH ग्रुप आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विथ कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग। इलेक्ट्रॉन के इस विस्थापन अनुनाद को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है, दिस डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ये बताना है आपको स्ट्रक्चर रेजोनेंस का, याद होगा आपको, ठीक है ना। और यही 4 नंबर में प्रश्न आया, देखो फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है क्यों, तो पहला तो आपको बताना है फिनॉक्साइड आयन बनने के कारण और दूसरा उसका रेजोनेंस बनने का, क्योंकि 4 नंबर का तो 4 नंबर के हिसाब से आंसर देना पड़ेगा आपको। अब इसके और में क्या है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। देखो ये रिएक्शन है, कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। पहली बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड दिया, H2O के साथ रिएक्शन करवाना है। अगला SO3H NaOH के साथ रिएक्शन कराना है। तीसरी Cl की रिएक्शन क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH के साथ कराना है और RCOOH की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करना है। इन चारों रिएक्शन को मैं वन बाय वन बता रहा हूं। पहली रिएक्शन बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या बनेगा, फिनॉल बनता है। नोट कर लेना, इसको नोट कर लीजिए, ये पहली वाली रिएक्शन है, देखो ये पहली रिएक्शन है ना, हाइड्रोलिसिस करना है तो ये आपका पहला क्या बन गया, ये फिनॉल बन गया। चलो अगली रिएक्शन, अगली क्या है, SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड या बेंजीन सल्फोनिक एसिड NaOH और H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन होगी, तो देखो बेंजीन सल्फोनिक एसिड NaOH और H2O के साथ रिएक्शन हुई, ठीक है, ये सोडियम सल्फोनेट बन गया, NaOH के साथ रिएक्शन हुई, ये बना, और यहां से लास्ट में फिनॉल बन गया। रिएक्शन नोट कर लीजिएगा। तीसरा रिएक्शन यहाँ पे क्या दे रखी, देखो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH के साथ करोगे तो भैया फिनॉल ही बनेगा। ये क्लोरोबेंजीन NaOH के साथ रिएक्शन हुई, क्या बना, ONA आ गया, फिर यहाँ पर फिनॉल में कन्वर्ट हो गया। अगला कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, उसका लिथियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपको चारों रिएक्शन। अब 20वां प्रश्न, क्या होता है जब व्हाट हैपेंड दैट। पहली रिएक्शन HCOOH + 2 NaOH, कैरी चारों रिएक्शन याद रखना है। HCOOH लिया, इसके HNO3 के साथ रिएक्शन कराना है, ठीक है, HCOOH इसकी Br2 और Fe के साथ रिएक्शन कराना है, RCONA की रिएक्शन NaOH + CO के साथ कराना है। देखो पहली रिएक्शन तो कैरी चारों रिएक्शन होगी, हमने लिखा, ये लिखा, 2 मॉलिक्यूल आएंगे, ध्यान रखना। अब यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको एक ही ये 2 मॉलिक्यूल दिए ना, सॉरी 2 मॉलिक्यूल दिए, तो 2SCHO + NaOH, तो 2SCHO + NaOH क्या बना, यहाँ पर एल्कोहल बन गया और ये आपका बन गया सोडियम फॉर्मेट। अगली रिएक्शन में HCOOH कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन होगी तो क्या NO2 ग्रुप आ जाएगा आपका, ठीक है, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बन गया। तीसरी रिएक्शन में Br2 Fe की रिएक्शन होगी तो वापस मेटा पोजीशन Br आ जाएगा, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। और अगली रिएक्शन में क्या होगा, ये देखो RCONA + NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो एल्केन बन जाएगा प्लस Na2CO3 बाहर आ जाएगा। क्लियर। अब इसके और में क्या आया था, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, प्रत्येक युग्म में से कौन सा अम्ल प्रबल होगा, विच ऑफ द एसिड इज स्ट्रॉन्गर इन ईच पेयर। अब इसको मैं आपको सॉल्व करा देता हूं, ध्यान रखना, जहां पर भी -I शो करने वाले ग्रुप आते हैं ना, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले, वो सब स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर के होते हैं। अब यहां देखो, यहां पे क्या है, ये आपका एसिडिक एसिड है, ये आपका क्या होगा, एसिडिक एसिड है। अब ध्यान रखना, इसमें ये मोर एसिडिक है, रेड वाले मोर एसिडिक है, ध्यान रखना, यहां पर ये मोर एसिडिक है क्योंकि यहां फ्लोरीन आ रहा है इसके। अब यहां पर देखो फ्लोरीन कहां है, यहां पर इस जगह फ्लोरीन है और यहां पर फ्लोरीन यहां है, ये मोर एसिडिक है, ध्यान रखना। और फिर ये मोर एसिडिक है क्योंकि यहां पर 3 फ्लोरीन और 3 नाइट्रोजन है।
तो ये जो मैंने रिंग बना रखी है ना, रेड मार्क कर रखे हैं बोर्ड पे, ये सब क्या है, मोर एसिडिक है। बस इतना सा लिखना था आपको लिखना था यहाँ पर ये ज्यादा अम्लीय है, यहाँ पर ये ज्यादा अम्लीय, यहाँ पर ज्यादा अम्लीय, यहाँ पर ज्यादा अम्लीय, बस आपका काम हो गया। ठीक है, तो ये आपका एक और मैं जो प्रश्न कह रहा था, एलाइलिक हैलाइड, स्क्रीन पर आप देख लीजिए, एलाइलिक हैलाइड और हेलो एल्केन क्या होते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये एग्जांपल दिया। फिर एलाइलिक हैलाइड, ये एलाइलिक हैलाइड हो गया। फिर बेंजाइलिक हैलाइड, ये बेंजाइलिक हैलाइड हो गया। ठीक है, फिर विनाइलिक हैलाइड, ये विनाइलिक हैलाइड हो गया। और फिर हेलो एल्काइल, ये हेलो एल्काइल हो गया। ठीक है, छठा एरिल हैलाइड, ये एरिल हैलाइड हो गया। तो ये 6 चीजें एक बार आपको बता देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा, ये आपको मिलेगा नहीं कहीं पे। पहला एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर कह रहा हूं मैं बोर्ड से दूर ही हूं थोड़ा। इसका एग्जांपल ये रहा, एलाइलिक हैलाइड, इसका एग्जांपल ये रहा। नेक्स्ट बेंजाइलिक हैलाइड, उसका एग्जांपल ये रहा। विनाइलिक हैलाइड, उसका एग्जांपल ये दिया हुआ है। हेलो एल्काइल, उसका एग्जांपल ये दिया हुआ है। और एराइल हैलाइड, ये एग्जांपल दिया। तो विद्यार्थियों, ये था आपका मॉडल जो पेपर जारी हुआ है एमपी बोर्ड के द्वारा, उसका सॉल्यूशन आप तक मैं लेकर आया हूं। तो आई होप वीडियो लेक्चर जो सॉल्यूशन है वो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो पुनः आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, अपने क्लासमेट तक, साथियों तक इस वीडियो को शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िएगा। कोई डाउट हो तो आप हमें, मैंने जो नंबर बताया 7725072250 44 पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, हम उसका सॉल्यूशन बता देंगे। या फिर आप जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे आप कमेंट डाल दीजिए हमें, हम भी उसका आंसर आपको वहां पर दे देंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, नए वीडियो लेक्चर के साथ पुनः फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।